अरे भाइयों, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, नहीं तो तुम बहुत भारी बवाल मिस कर दोगे। आज की वीडियो में तुम्हें पता चलेगा कि साला मेरी ही सगी बीवी मुझे रात को सोने की भारी जंजीर से क्यों बांधती है, और मैं ऐसा कौन सा चोमू था जो उस गोल मटोल चालू लड़की के पीछे कुत्तों की तरह पागल था। इतना ही नहीं भाई, हमारे घर के अधेड़ उम्र के नौकर गंगू काका की 14 गर्लफ्रेंड्स का ऐसा जहरीला राज खुलेगा कि कसम से तुम्हारे भेजे का दही हो जाएगा। तो सीट बेल्ट बांध लो और वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि कहानी में आगे फुल टू भसड़ मचने वाली है। मैं सुबह कुंभकर्ण के चाचा की तरह एकदम रापचिक नींद में खर्राटे मार रहा था। आंख खुली तो क्या देखता हूँ, साला मेरे बाएं हाथ में भैंस बांधने वाला सोने का एक भारी लंगर बंधा है, और उस जंजीर का दूसरा सिरा स्कूल की मेरी जानी दुश्मन और बचपन की क्लासमेट शी याकियान से बंधा हुआ है। वैसे भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, क्या आपका भी कोई ऐसा बचपन का खड़ूस दोस्त या दुश्मन है जो आज भी आपकी खोपड़ी खाता हो? उसका नाम कमेंट में जरूर बताना। हाँ तो आगे सुनो। मैंने बिना 1 सेकंड सोचे उस औरत को झटके से ऐसे खींचा जैसे गांव में चाची कुएं से पानी की बाल्टी खींचती है। शी याकियान की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी, पर मैडम के चेहरे पर रत्ती भर भी टेंशन नहीं थी। उसने बस अपने लाल होठों से एक कमीनी हंसी दी और मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे उसे सड़क पर गिरा हुआ 2000 का कड़क नोट मिल गया हो। मैंने अपना बायां हाथ उठाया तो वो अचानक से भावुक होकर गर्मी में छोड़े गए 10 रुपए वाले अमूल बटर की तरह पिघलने लगी। मुझे लगा कि मैं फिर से कोई ताना मारूंगा या भसड़ मचाऊंगा, पर मैंने बस अपना सिर खुजलाया। इस बार शी याकियान के रुकने की बारी थी, पर साला ये रुकावट सिर्फ 1 सेकंड की थी। उसे तुरंत मेरी पुरानी सारी सड़क छाप टपोरी वाली हरकतें याद आ गईं। जब मैंने देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही है तो मैंने खुद ही आसपास के माहौल का मुआयना करना शुरू किया। मेरे सामने एक बहुत बड़ा कमरा था और सजावट देखकर ही लग रहा था कि इसमें अंधा पैसा पानी की तरह ऐसे बहाया गया है जैसे नेता इलेक्शन में दारू बहाते हैं। एकदम बवाल सेटअप था। शी याकियान को लगा कि मैं फिर से कोई पागलपन का दौरा पड़ने पर उसे ताने मारने वाला हूँ। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से आसपास की चीजों को देखा। मेरा बनिया दिमाग ऐसे चलने लगा जैसे सीए टैक्स बचा रहा हो। मैं मन ही मन सोचने लगा कि मेरे पीठ पीछे तूने छुपकर इतना महंगा बंगला खरीद लिया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। साला इसका क्या झोल है बे। अचानक मुझे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। हवा में कुछ ट्रांसपेरेंट वर्ड्स ऐसे मंडराने लगे जैसे एंजल प्रिया की फेक प्रोफाइल के पीछे मोहल्ले के छर्रे लड़के लार टपकाते मंडराते हैं। हवा में उड़ते हुए उन कमेंट्स में लिखा था कि लो आ गया ये छपरी हीरो, फिर से अपनी विलेन पत्नी के सामने गजनी बनने का नाटक पेलने। मुझे हमारी प्रेसिडेंट शी के लिए बुरा लग रहा है। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये नाटक बिग बॉस के ड्रामे से ज्यादा नहीं टिकेगा। एक और कमेंट आया कि बेटी पक्का समझ गई होगी। ये तीसरी बार है जब साला वो ऐसा नाटक कर रहा है। बेटी अब उस पर धेला भर विश्वास नहीं करेगी। वैसे क्या वो चालू औरत युआन त्यानत्यान आज ऑनलाइन आई? कोई नेगेटिव कमेंट नहीं। इस फीमेल लीड में ऐसा क्या खास है बे? क्या ये अंधे लोग हमारी बेचारी पत्नी को नहीं देख सकते? फीमेल लीड, विलेन पत्नी, साला ये सब पढ़कर मेरा तो सिस्टम ही हैंग हो गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में ऐसी सिहरन दौड़ गई जैसे कड़ाके की सर्दियों में किसी ने टी शर्ट के अंदर बर्फ का पानी डाल दिया हो। ये कितना अजीब है। क्या मैंने किसी नॉवल में टाइम ट्रैवल कर लिया है? नहीं भाई, मैं तो मैं ही हूँ, और सामने बैठी औरत मेरी बचपन की दोस्त है, वही खड़ूस शी याकियान जिसकी मेरे साथ कभी नहीं बनी। शी याकियान ने मुझे घूर कर पूछा कि क्या तुम्हें वो धोखेबाज युआन त्यानत्यान याद नहीं है? तो तुम्हें क्या याद है? मैंने उसके सवाल को इग्नोर मार दिया और भड़क कर बोला कि अरे भाई, मेरी शादी हो गई है और तुम मेरी लुगाई हो। साला ये कैसे हो सकता है? मेरा तो कट गया बे। शी याकियान ने फुल लेडी डॉन वाले तेवर दिखाते हुए फरमान सुनाया कि सुन लो लाओ चैन, अगर तुम तलाक लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं तुम्हें और उस छपरी युआन को कभी एक नहीं होने दूंगी। अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम उस चालू औरत के साथ रहने के बारे में सपने में भी मत सोचना। मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। अपनी सड़क छाप आवाज में चिल्लाकर बोला कि मैं अभी 20 साल का भी नहीं हुआ हूँ, मेरी शादी कैसे हो सकती है? ये पक्का दिवाली के मेले में बिकने वाला चूरन वाला नकली सर्टिफिकेट है। ये शादी लीगल नहीं है। तुम्हारी उम्र क्या है? 19 साल, शी याकियान ने तपाक से जवाब दिया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसे झटका लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से अपनी अकड़ में शांत हो गई। शी याकियान बोली कि देखो, मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करने का फालतू वक्त नहीं है। अपनी ये नौटंकी बंद करो। तुमने पहले भी कई बार ये याददाश्त जाने का नाटक किया है। क्या तुम बोर नहीं होते? मुझे तो ये सिर्फ टाइम की बर्बादी लगता है। अब उस चालू युआन के पास मुंह मारना बंद करो। वो तुमसे धेंगा सच्चा प्यार नहीं करती। मेरा तो भेजा ही फ्राई हो गया। मैं झल्लाकर चिल्लाया कि मेरी याददाश्त नहीं गई है बे। कल ही तो मैंने कॉलेज की स्पोर्ट्स मीट में 800 मीटर की रेस जीती थी और फर्स्ट आया था, और तुम्हें चिढ़ाते हुए मेरे पैर में मोच आ गई थी। लेकिन अब जो हो रहा है, साला मुझे उसके बारे में घंटा कुछ याद नहीं है। मेरी बातें सुनकर वो और भी अजीब अजीब सी शक्लें बनाने लगी। उसकी नजरें मुझ पर ऐसे गड़ी हुई थीं जैसे मोहल्ले की सीसीटीवी वाली शर्मा आंटी घूरती हैं। शी याकियान ने कहा कि अचेन उस घटना के कुछ टाइम बाद ही युआन त्यानत्यान से मिला था। अगर तुम्हारी सच में याददाश्त चली गई है तो तुम्हारा ये कहना नॉर्मल है कि तुम उसे नहीं जानते। तुम्हारी उम्र 19 साल नहीं है, तुम 26 साल के हो चुके हो। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, पूरे 4 साल। मैंने सिर झटकते हुए कहा कि मैं नहीं मानता। मैं अभी 19 साल का ही हूँ और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम तो पहले कहती थी कि अगर दुनिया के सारे आदमी मर भी जाएं तब भी तुम मुझे घास नहीं डालोगी। शी याकियान ठंडी आवाज में बोली कि आज के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे फिर से धोखा दे रहे हो
तो अगली बार मैं तुम्हें सिर्फ एक जंजीर से नहीं बांधूंगी। मैंने उस भारी जंजीर को खुरच कर ध्यान से देखा और पूछा कि सुन, ये जंजीर असली सोने की है या किसी सस्ते अलॉय की? असली है, लेकिन ये 18 कैरेट का सोना है, इसलिए इसकी हार्डनेस कम है, शियाकियान ने तुरंत जवाब दिया। मेरा मिडिल क्लास दिमाग भड़का और मैं चिढ़कर बोला कि तो फिर ये मिलावटी अलॉय ही हुआ ना। वरुण धवन की ओवर एक्टिंग की तरह मेरा मूड खराब कर दिया, फालतू में मेरी लॉटरी लगने की खुशी का रायता कर दिया। शियाकियान की आवाज़ थोड़ी नरम हो गई। उसने एक कमीनी हंसी के साथ कहा कि तुम्हें जो खरीदना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगी। मैं हैरान होकर बोला कि तुम्हारा तो पूरा सॉफ्टवेयर ही बदल गया। पहले तुमसे 10 रुपए की पॉकेट मनी निकलवाना उतना ही मुश्किल था जितना शर्मा जी की स्कूटी से पेट्रोल चुराना। तुम कहती थी कि तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे होने वाले पति के हैं, और अब तुम इतनी दरियादिल हो गई। अब तुम ही मेरे पति हो, शियाकियान ने पलक झपकाए बिना कहा। मैंने शक भरी नजरों से देखा और पूछा कि मेरी तुमसे शादी कैसे हो सकती है? तुम पागल हो गई हो या मेरा भेजा खिसक गया है? तुम मेरी फिरकी तो नहीं ले रही? तभी शियाकियान ने बेड साइड से असली मैरिज सर्टिफिकेट निकाला और सीधे मेरे मुंह पर दिखाते हुए मारा और बोली कि यह एकदम असली है, इस पर सरकारी स्टाम्प भी लगा है। मैंने उस पर लिखी तारीख देखी, 22 साल की उम्र। हमने सच में कॉलेज ग्रेजुएशन के साल ही शादी कर ली थी। सुबह की धूप बड़ी सी खिड़की से अंदर आ रही थी। शियाकियान डाइनिंग रूम में बैठी थी और उसकी नजरें मुझ पे ही टिकी थी। तभी घर की काम वाली वांगमा ने आवाज लगाई कि दामाद जी, नाश्ता तैयार है। टेबल पर रखे नाश्ते को देखकर मेरी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे शादी में फ्री का पनीर दिख गया हो। शियाकियान मुझे चुपचाप देख रही थी। मैंने खाते हुए किचन की तरफ चिल्लाकर कहा कि वांगमा, आपके हाथों में तो साक्षात जादू है। मालिक को पसंद आया, यही बहुत है, वांगमा खुश होकर बोली। इतना बोलकर मैं बिना हाथ मुंह धोए भैंस की तरफ फ्राइड डंपलिंग यानी मोमोज ठूंसने लगा। एकदम चबा चबा के पेल दिया। शियाकियान मन ही मन सोच रही थी कि मैंने अचेन को इतना खुश कब देखा था। अगर ये सब झूठा हुआ तो? एक पल के लिए उसकी आंखों में दिखने वाला प्यार अचानक सर्दियों की बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वो सोचने लगी कि अगर साला अचेन सिर्फ मेरा भरोसा जीतने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहा है ताकि वो मुझे छोड़कर दोबारा उस चालू युवान के पास जा सके, मैं अचेन को मौका दूंगी, मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी। ये ख्याल किसी जहरीले सांप की तरह उसके दिल में लिपट गया। उसने अपना कॉफी का कप नीचे रखा और खुद से बोली कि अगर अचेन मुझे धोखा देना चाहता है तो बेसमेंट में बने उस खास सोने के पिंजरे में अभी भी किसी कैदी के रहने की जगह खाली है। मुझे अचेन को वहां लॉक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मुंह चलाते हुए पूछा कि शियाकियान, मुझे याद नहीं कि तेरा परिवार पहले इतना रईस था। ये विला काफी महंगा होगा ना? क्या ये सारा अंधा पैसा तूने कमाया है? इन सालों में तुमने कितने पैसे छापे हैं? वो सोच में पड़ गई कि पहले अचेन कभी मेरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछता था। उसे मेरी किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। साले का पूरा दिमाग सिर्फ उस धोखेबाज युवान के इर्द गिर्द घूमता था। सिर्फ उसी को खुश करने की सड़क छाप टपोरी वाली हरकतें करता था। शियाकियान ने एक गहरी सांस ली और कहा कि ज्यादा महंगा नहीं है, बस 30 करोड़ का है और मेरे पास अभी भी हजारों करोड़ की संपत्ति पड़ी है। 30 करोड़ सुनकर कसम से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और जब उसने हजारों करोड़ की बात की तो मेरी आंखें बाहर आने को हो गईं। ऐसा लगा जैसे हेरा फेरी की स्कीम में 21 दिन में पैसा डबल हो गया हो। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और उसे एकदम सीरियस होकर देखा और बोला कि अरे बाप रे, तुम तो अंबानी की सगी भतीजी निकली। तुमने कहा था ना कि हम लीगल पति पत्नी हैं। क्या तुम प्रॉपर्टी बांटना चाहती हो? ही कायदे से तुम्हारी आधी संपत्ति मेरी है, इसका मतलब मैं भी अमीर हूँ। चलो कपड़े उतारो, आज तो फुल भौकाल काटेंगे। शियाकियान ने बड़ी शांति से कहा कि अभी ये ठीक नहीं होगा, चलो कमरे में चलते हैं। वैसे भी मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर कपड़े उतार भी दिए तो क्या होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरी मुस्कान बहुत चौड़ी थी, उसमें कोई झूठ नहीं था। शियाकियान मुझे इतना खुश देखकर हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या सच में इसकी याददाश्त चली गई है, क्योंकि पहले अचेन अगर नाटक भी करता था तो मेरे लिए उसकी नफरत छुपती नहीं थी। नहीं, मुझे अभी इस पर सीआईडी के प्रद्युमन की तरह नजर रखनी होगी। फिर उसने एक बम फोड़ते हुए कहा कि अचेन, हमारा एक प्रीनप एग्रीमेंट है। क्या प्रीनप एग्रीमेंट? मतलब तलाक हुआ तो मुझे बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा? मेरा चेहरा तुरंत लटक गया। कसम से मेरे अरमानों का ऐसा पोपट हुआ कि मेरी बत्ती सी अंदर घुस गई। मैंने भड़क कर कहा कि तुम तो नंबर 1 की कंजूस निकली, तुम मुझ पे शक करती हो। शियाकियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी इंसान हो। तुमने मेरे सपनों पे नाली का पानी फेर दिया। शादी के वक्त यह शर्त तुमने ही रखी थी। वो तपाक से बोली। मैंने रखी थी? क्यों? क्या मेरा दिमाग खराब था? क्या मैं महान बनने के चक्कर में फ्री के करोड़ों रुपए छोड़ बैठा? असली कहानी ये थी जो वो दिमाग में सोच रही थी कि क्योंकि उस वक्त अचेन मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था। युवान तियान ने उसका दिल तोड़ दिया था, इसलिए उसने मजबूरी में मुझसे शादी के लिए हाँ की थी। एग्रीमेंट साइन करने की जिद भी अचेन की ही थी। मैंने पूछना जारी रखा कि हमारी शादी कैसे हुई थी और ये युवान त्यान कौन सी बला है? जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, मेरी नजरें फिर से हवा में उड़ते उन कमेंट्स पे गईं। उसमें लिखा था कि अचेन, युवान त्यान तुम्हारी पत्नी है। अब पत्नी और अचेन पति एकदम सही जोड़ी हैं और तुम जैसे जोकरों को लगता है कि हीरो को सब याद आएगा तो वो उस हीरोइन के पास वापस चला जाएगा। तुम जोकर लोग प्लीज इन दोनों को अलग मत करो। एक और कमेंट आया कि अरे भाई, उसकी पत्नी तो शियाकियान है और वो भी 100% लीगल रूप से। धोखा देने वाली औरत कभी हीरोइन नहीं बन सकती। इन कमेंट्स
कमेंट्स को पढ़कर मुझे समझ आ गया कि मैं शी याकियान और वो धोखेबाज युआन किसी नॉवेल के कैरेक्टर्स हैं। एक लव सिक सिम अप हीरो, विलेन, दूसरी लीड और धोखा देने वाली चालू हीरोइन। मैंने पूछा कि लेकिन वो औरत दिखती कैसी है कि साला मैं उसके लिए सुसाइड करने को भी तैयार था। शी याकियान काफी देर तक झिझकती रही, फिर बोली कि युआन त्यान तुम्हारा पहला प्यार है, तुमने उसके लिए हमेशा मुझसे झूठ बोला, तरह तरह के धोखे दिए, तो मैंने वो प्रीनप एग्रीमेंट क्यों साइन किया। साला मैं कितना बड़ा बेवकूफ और पोपट था। मैं छाती पीटकर खुद को गरियाने लगा। शी याकियान ने मुझे इस हालत में देखा तो बोली कि अचेन, तुम सुबह उठते ही अपनी याददाश्त भूल गए और अब खुद को गालियां दे रहे हो। क्या मुझे फैमिली डॉक्टर को बुलाना चाहिए? मैंने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। शी याकियान मेरी इन हरकतों को ध्यान से स्कैन कर रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये बहुत अजीब है। अचेन की आज की सारी हरकतें बहुत अजीब हैं। क्या साले ने छुपकर उस चालू युआन से बात कर ली है? क्या ये याददाश्त जाने का नाटक किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है ताकि मैं लापरवाह हो जाऊं? लेकिन सब कुछ पहले जैसा लग रहा है, उस समय जैसा जब अचेन युआन से प्यार नहीं करता था। शी याकियान की आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उसके दिल में शक की बेलें बढ़ने लगी। नाश्ते की टेबल पर सारा माल सल्टाने के बाद शी याकियान के पास कंपनी का काम था और वो निकलने वाली थी। मैंने अभी नाश्ता खत्म नहीं किया था, लेकिन उसे जाता देख मैं उसके पीछे हो लिया। मैंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? काम पर। शी याकियान ने सिर हिलाकर कहा। मैं भूल गया। और मैं कहाँ काम करता हूँ? मैंने सिर उठाकर पूछा। शी याकियान ने कड़क आवाज में बोला कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैंने गिल्ट फील कराते हुए पूछा। मुझे सच में पिछले 6 साल का कुछ याद नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि वो युआन नाम की गोल मटोल चीज कौन है। मैं बाहर जाकर क्या ही तीर मार लूंगा। शी याकियान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि चूंकि तुम सब भूल गए हो तो चुपचाप घर पर ही रहो। बाहर जाने की सोचना भी मत, भागने की भी मत सोचना। घर में सांड जैसे बॉडीगार्ड हैं जो तुम्हें देखते ही ऐसे कूटेंगे जैसे धोबी घाट पे कपड़े कुटते हैं, हड्डी का सुरमा बना देंगे। मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, मैं घर पर ही सड़ लूंगा, लेकिन कम से कम मेरे टाइम पास के लिए मेरा डब्बा यानी फोन तो दे दो। मैं अभी किसी को तुम्हारे लिए नया फोन भेजने को कहती हूँ। मुस्कुराते हुए उसने मुझे ओके का इशारा किया। जाते जाते उसने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि दामाद जी पर कड़ी नजर रखना। उन्हें कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है और किसी से मिलने की भी नहीं, खासकर युआन त्यान से तो बिल्कुल नहीं। ठीक है शी बॉस, बॉडीगार्ड्स ने जवाब दिया। उधर कंपनी में उसकी असिस्टेंट झंझू उसे भड़का रही थी कि शी बॉस, आज रात एक बहुत महत्वपूर्ण बिडिंग टेंडर मीटिंग है। जब भी दामाद जी कोई ऐसा नाटक करते हैं तो हमेशा युआन ग्रुप को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए ही करते हैं। सीधी बात कहूँ शी बॉस, क्या दामाद जी ये सब नाटक तो नहीं कर रहे ताकि आप लापरवाह हो जाएं और फिर रात की मीटिंग में कोई बड़ा धमाका करें? दामाद जी ने पहले भी शी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स बर्बाद किए हैं, लेकिन आप हमेशा उन्हें माफ कर देती हैं, भले ही कंपनी को भारी नुकसान क्यों न हो। कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी इससे बहुत दिक्कत है, लेकिन आप तलाक नहीं लेना चाहती। दामाद जी सच में अंधे हैं जो इतनी अच्छी पत्नी को छोड़कर एक धोखेबाज छपरी औरत के पीछे दुम हिलाते घूम रहे हैं। मुझे तो आपके लिए बुरा लगता है। शी याकियान ने शांति से कहा कि अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। चाहे जो हो जाए, हमें ये प्रोजेक्ट हर हाल में लेना है। दामाद जी की हरकतों से तुम्हारा फोकस नहीं हटना चाहिए। जी शी बॉस। झंझू ने हामी भरी। सारा माल सल्टाने के बाद मैं फिर से गद्दे पर बेड तोड़ने के लिए पड़ गया। सच कहूँ तो ये बिस्तर बहुत बड़ा था और चादरें सिल्क की थीं। पहले हमारे परिवार मिडिल क्लास थे, ये सब फर्नीचर खरीद सकते थे, लेकिन इतना बड़ा विला कभी नहीं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि शी याकियान ने ये सब अंधा पैसा कैसे छापा। मैंने हवा में उड़ते कमेंट्स देखे, लेकिन उनमें सब फालतू की पंचायत थी, इसलिए मैंने उन्हें पढ़ना छोड़ दिया। फोन चलाए मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नए फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। उसमें लिखा था कि अचेन, आज का प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट है, तुम्हें शी याकियान को किसी भी तरह रोकना होगा। जैसे ही मैं शी ग्रुप को हरा दूंगी, हम शादी कर लेंगे। तभी कमेंट्स में लिखा आया कि इस हीरोइन को अभी भी हीरो को बेवकूफ बनाने में रत्ती भर शर्म नहीं आती। हीरो पक्का मान जाएगा, वो हीरोइन से बहुत प्यार जो करता है, कुछ कह नहीं सकते। हीरो की याददाश्त चली गई है, उसे क्या पता कि ये हीरोइन है। मुझे अब समझ आ गया कि मुझे मैसेज करने वाली कोई और नहीं, बल्कि वही गोल मटोल धोखेबाज औरत युआन है। मैंने करवट ली और वापस अपना फोन चलाने लगा। 10 मिनट बीत जाने के बाद भी जब मेरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं गया तो उसे शक हुआ। उसने मीठी मीठी बातें करके मुझे अपना उल्लू सीधा करने के लिए मनाना शुरू कर दिया। मुझे भयंकर गुस्सा आ गया और मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए साला उसे ऐसे ब्लॉक मारा जैसे बैंक वाले लोन बेचने के लिए फोन करे तो हम काट देते हैं। सीधा खोपचे में डाल दिया। उस धोखेबाज को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे ऐसे ब्लॉक कर दूंगा। वो मन ही मन सोचने लगी कि उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। क्या मैंने हाल ही में उसे ज्यादा इग्नोर किया है? उसने तुरंत मुझे दूसरे नंबर से मीठे मीठे मैसेज भेजे, जिनका मतलब यही था कि बाकी आदमियों के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दिखावे का है, वो सिर्फ बिजनेस के लिए है। उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। वो पैसे सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए कमा रही है और ये प्रोजेक्ट भी इसलिए चाहिए ताकि वो मुझे 50 लाख का फायदा करा सके। मैंने उसे सीधा गालियों वाला कड़क जवाब दिया और साला युआन त्यान का पूरा रंग ही उड़ा दिया। वो छटपटा कर बोली कि अचेन, तुम बदल गए हो। तुम पहले ऐसे बेवकूफ आदमी नहीं थे। तुम पहले बहुत साफ और अच्छे थे, बर्फ की तरह सच्चे। क्या तुम शी याकियान के साथ रहकर उसके जैसे ही जहरीले हो गए हो? तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। मैं हमारे फ्यूचर के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? मुझे क्यों नहीं समझ सकते? मैंने भौहें सिकोड़ी और मन ही मन बड़बड़ाया कि क्या सच में मुझे ऐसी चालाक औरत पसंद आ सकती है? क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया है या सच में मेरी याददाश्त गई है? जो भी हो, मुझे ऐसी छपरी निब्बी कभी पसंद नहीं आ सकती।
मुझे ऐसी बेवकूफ़ औरत से बकवास करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसका यह नंबर भी ब्लॉक कर दिया और फिर से फ़ोन में गेम खेलने लगा। उधर मैंने जो भैंस की तरह मोमोज ठूसे थे उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों में मेरे पेट में ऐसा तहलका मचा कि साला मैं दर्द के मारे ज़मीन पर नागिन डांस करने लगा। वांग माँ ने तुरंत मेरी बीवी को फ़ोन लगाया और बोली कि हेलो मैडम, दामाद जी घर पे लगातार उल्टियाँ कर रहे हैं, उनके पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द के मारे ज़मीन पर तड़प रहे हैं। फैमिली डॉक्टर कहाँ है? शी याकियान ने पूछा। अभी डॉक्टर को बुलाया है, वो बस पहुंच ही रहे होंगे। दामाद जी एम्बुलेंस बुलाना चाहते थे लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मना कर दिया। कह रहे हैं कि पहले आपसे परमिशन लेनी होगी, वांग माँ ने घबराते हुए कहा। शी याकियान भड़क कर बोली कि उन बेवकूफ़ों से कहो जल्दी 120 डायल करें, अगर दामाद जी को कुछ भी हुआ तो वो सब नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। मालकिन की डांट सुनकर उन गधों की 120 कॉल करने में अब देर करने की हिम्मत नहीं हुई। शी याकियान ने फ़ोन काटते हुए ड्राइवर से कहा कि गाड़ी घुमाओ। असिस्टेंट झंझू परेशान होकर बोली कि शी बॉस, हमारी मीटिंग बस शुरू होने ही वाली है और दामाद जी के पेट में ठीक इसी वक्त दर्द शुरू हो गया। शी याकियान ने क्लियर कर दिया कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन मेरे लिए अचेन हमेशा सबसे पहले आता है। भले ही भेड़िया आया वाला नाटक उसने कितनी बार भी किया हो, मैं अगली बार भी उस पर यकीन करूंगी। अचेन मुझे अनगिनत बार धोखा दे सकता है लेकिन मैं उसे एक बार भी अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, मैं अचेन को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी। असिस्टेंट झंझू कुछ और कहना चाहती थी पर चुप रही। काले रंग की करोड़ों की रोल्स रॉयस मीटिंग हॉल के पास पहुंचने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने तेजी से टर्न लिया और शी के घर की तरफ दौड़ पड़ी। शी याकियान ने एक गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा कि मैंने ये नहीं सोचा कि ये फिर से उसका रचा हुआ नाटक हो सकता है। ये टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। शायद इसका मकसद मुझे मीटिंग में जाने से रोकना है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। भेड़िया आया की कहानी 100 बार भी दोहराई जाए तो 101वीं बार भी मैं बिना सोचे अचेन के पास कुत्ते की तरह भाग कर जाऊंगी। एम्बुलेंस आ चुकी थी और दामाद जी को अस्पताल ले जा रही थी। फोन वाइब्रेट हुआ, वांग माँ का मैसेज था। असिस्टेंट झंझू तुरंत अपने टैबलेट पर मीटिंग टालने के काम में लग गई। शी याकियान बस खिड़की के बाहर देखती रही। गाड़ी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने ब्रेक मारकर रुकी। शी याकियान गाड़ी रुकने से पहले ही बाहर भाग गई। इमरजेंसी रूम के बाहर वांग माँ और कुछ बॉडीगार्ड्स टेंशन में पसीने पसीने होकर इंतजार कर रहे थे। वांग माँ ने उसे देखा तो बोली कि मैडम, अचेन कहाँ है? शी याकियान ने पूछा। अंदर हैं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, वांग माँ ने जवाब दिया। शी याकियान इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर गई। कांच से सिर्फ अंदर लोगों की परछाई दिख रही थी। खुद को शांत करने के लिए उसने गहरी सांस ली, फिर मुड़कर पास खड़े बॉडीगार्ड्स को देखा। उसकी आवाज तेज नहीं थी लेकिन बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने पूछा कि एम्बुलेंस बुलाने से किसने रोका था? एक लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड डरते हुए आगे आया और बोला कि आपने ही पहले ऑर्डर दिया था कि अगर दामाद जी इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना चाहें या गाड़ी से बाहर जाना चाहें तो पहले आपसे। शी याकियान चिल्लाई कि मैंने तुम्हें उनकी 100% सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया था, उन्हें दर्द में तड़पने के लिए नहीं छोड़ा था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या तुम लोग जिम्मेदारी ले पाते? बॉडीगार्ड्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उनकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? शी याकियान ने पूछा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, पेशेंट बहुत कमजोर है, वो शायद कम खाता है। इस बार साले ने एक साथ भैंस की तरह बहुत ज्यादा खा लिया, जिससे पेट पर बहुत दबाव पड़ा, जिसकी वजह से पेट में बहुत तेज दर्द और उल्टियां शुरू हो गईं। हमने दवा दे दी है, अब दर्द कम हो गया है, उन्हें ड्रिप चढ़ाई जा रही है और हम ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। शी याकियान के सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी, लेकिन वो बहुत खुश थी। शी याकियान ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि थैंक यू डॉक्टर, क्या मैं अब उनसे मिल सकती हूँ? हाँ, लेकिन पेशेंट को अभी आराम की जरूरत है, शोर मत कीजिएगा, डॉक्टर ने कहा। शी याकियान ने सिर हिलाया और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गई। हॉस्पिटल के बेड पर मैं आंखें बंद किए लेटा था। मेरा चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी और दवा धीरे धीरे टपक रही थी। कदमों की आहट सुनकर मेरी पलकें झपकी। मैंने आंखें खोली और उसे देखा। मेरी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे मैं हैरान हूँ या कुछ और। तुम्हारी तो कोई ज़रूरी मीटिंग थी ना? मैंने भारी आवाज़ में पूछा। शी याकियान की आंखों में एक कमीनी हंसी जैसी अजीब सी चमक आई, जिसे पकड़ना मुश्किल था। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। कमेंट्स में लिखा था कि बेटी को शक है कि हीरो ने जानबूझकर उसे मीटिंग से बुलाया है। बेटी पूरी तैयारी से आई है, अगर वो वहाँ नहीं भी जाती तो उसके लोग काम संभाल लेंगे। हीरो के रोते ही बेटी कुत्ते की तरह दौड़ी चली आई। मैं तो चाहती हूँ बेटी हीरो को बंदी बना ले, मुझे बंदी वाला प्ले देखना है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे आज फोन पर एक मैसेज आया था कि मुझे तुम्हें रोकना है, किसी जरूरी मीटिंग का नाम लिया था। शी याकियान, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरी याददाश्त अभी चली गई है। भले ही हम दोनों की आपस में नहीं बनती हो, लेकिन मैं किसी और की मदद करके तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये तो छोड़ो कि मैं अभी उसे नहीं जानता। अगर मैं उसे जानता भी होता तब भी मैं तुम्हारा करियर और मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं करता। शी याकियान मन ही मन बोली कि काश सब हमेशा ऐसा ही रहे। उसने मेरा फोन लेने की कोशिश की। अगर पहले का समय होता तो मैं पक्का बहुत टेंशन में आ जाता, लेकिन इस बार मैंने खुद अपना फोन उठाया, उसे अनलॉक किया और उसे पकड़ा दिया। फिर उसने युआन त्यान के वो माफी वाले और मीठे मीठे मैसेजेस देखे और उसकी आंखों की चमक फिर फीकी पड़ गई। लेकिन मैसेज देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि मैंने सच कहा था। मैंने उसे हाँ नहीं कहा था। मैंने समझाते हुए कहा कि मेरा अस्पताल आना बस एक इत्तेफाक था। मैंने देखा कि 26 साल का मेरा शरीर बहुत दुबला पतला है, तो सोचा थोड़ा ज्यादा खा लूं ताकि शरीर बन जाए। मुझे क्या पता था कि साला मेरा शरीर इतना खटारा और कमजोर हो चुका है।
शी याकियान ने बहुत दिनों बाद मुझे ऐसे बक बक करते हुए सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी जिंदगी की सारी छोटी छोटी बातें उसे बता देना चाहता हूँ। लगता था कि मैं सच में युआन त्यान को भूल गया था और अब मेरी आंखों में शी याकियान के लिए जगह थी। शी याकियान अस्पताल में मेरी ड्रिप खत्म होने तक मेरे पास बैठी रही। खिड़की के बाहर रात बहुत गहरी थी। गलियारे में कभी कभी किसी नर्स के चलने की आवाज आ जाती थी। ड्रिप से दवा एक एक बूंद करके गिर रही थी, जैसे वक्त कट रहा हो। मैं उठी हुई बेड की पीठ के सहारे बैठा था। मेरा चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन आंखें बहुत चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस धुंध में से अपने बीते हुए कल को वापस निकालने की जल्दी में हूँ, जिसे मैं भूल चुका हूँ। मैंने उन 6 सालों के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जो मैं भूल चुका था। शी याकियान पहले छोटे छोटे जवाब दे रही थी, यहाँ तक कि बातों को टालने की कोशिश भी कर रही थी। वो 6 साल उसके लिए बहुत तकलीफदेह थे। उसने अनगिनत बार अपनी बात कहना चाहा था, लेकिन चुप रह गई। उन 6 सालों में उसने मुझे किसी और के पीछे सड़क छाप आशिक की तरह भागते देखा था। उसने अपने दर्द को सीने में इतना गहरा दफना दिया था कि वो दर्द उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो मेरे और उसके बीच के सबसे खराब 6 साल थे। वो उन 6 सालों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, एक लफ्ज भी नहीं। लेकिन जब भी वो पूरी तरह से खामोश होना चाहती तो उसकी नजरें हमेशा मेरी ओर देखने वाली नजरों से टकरा जाती। उसमें यादों की वजह से आई कोई धुंध या मोह नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सच्ची जिज्ञासा थी। ये शुरुआती पतझड़ की किसी नदी की तरह साफ था, जिसमें बीते हुए कल की कोई भी धूल नजर नहीं आ रही थी। ऐसी आंखों का सामना करते हुए उसे लगा कि वो अपने चारों ओर कोई ऊंची दीवार नहीं खड़ी कर सकती। आखिरकार मैंने उन कड़वे टुकड़ों को एक एक करके उससे उगलवा ही लिया। वो युआन या जो भी है, मैं उसे कैसे जानता हूँ? मैंने पूछा। शी याकियान की उंगलियां अनजाने में बिस्तर के नीले किनारे को रगड़ रही थीं और धातु की ठंडक उसकी उंगलियों से होकर गुजर रही थी। उसकी आवाज़ लगातार कांप रही थी। वो बोली कि युआन त्यान हमारे कॉलेज की एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा है। जब तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी तब मैं ही तुम्हें कॉलेज के अस्पताल ले गई थी। बाद में भी हर बार चेकअप और ड्रेसिंग बदलने के लिए मैं ही तुम्हारे साथ गई, लेकिन आखिरी बार तुम लगभग ठीक हो चुके थे। मैंने देखा कि तुम्हें चलने में कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है और उस दिन मुझे कुछ काम भी था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं गई। तुम उसी वक्त उससे मिले थे। सिर्फ एक बार की गैरहाजिरी, बस वही एक बार। मैं हर बार तुम्हारे पास थी, एक पल के लिए भी दूर नहीं हुई, लेकिन किस्मत की एक अनजाने में की गई व्यवस्था के सामने हार गई, जिसने अचेन को किसी और औरत से पहली नजर में प्यार करने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। उसके बाद तुमने बातें छुपाना शुरू कर दिया। तुम हर दिन छुप छुप कर कुछ करते और खोए खोए रहते। मेरा प्रोजेक्ट अपने सबसे अहम पड़ाव पर था और मैं दिन रात उसी में बिजी थी। जब मुझे वक्त मिला और मैंने तुमसे मिलना चाहा तो तुम मेरे पास आए और बताया कि तुम युआन त्यान को प्रपोज करने वाले हो। शी याकियान ने बताया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और की कहानी सुन रहा हूँ, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। वार्ड में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ किसी मशीन के चलने की हल्की सी आवाज आ रही थी। मेरी भौहें धीरे धीरे तनने लगी। तो फिर हमारी शादी कैसे हुई? मैंने फिर से वही सवाल पूछा जो सुबह उठने के बाद से मेरे दिमाग में घूम रहा था और जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। बाद में तुम्हें पता चला कि युआन त्यान सिर्फ तुम्हारे साथ ही फ्लर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी पहले से ही किसी और के साथ सगाई हो चुकी थी। गुस्से में आकर तुमने मुझसे जल्दबाजी में फ्लैश मैरिज कर ली। तुम उस वक्त बहुत उदास और मायूस थे और मैंने बस पिघलकर हाँ कह दी, शी याकियान ने कहा। शी याकियान झूठ बोल रही थी। सच तो यह था कि वो इसे पाकर खुश थी और नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं। असल में मुझे हमेशा अंधेरे में रखा गया था और मैंने हमारे रिश्ते को पूरी तरह से गलत समझ लिया था। जब वो पछता रही थी तब मैंने उसे एक मौका दिया था। मैं अचानक अपनी टेक छोड़कर सीधा बैठ गया। मेरी आवाज़ हैरानी और गुस्से से तेज हो गई, जिससे मेरे हाथ पर लगी ड्रिप की सुई भी थोड़ी हिल गई। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ और फिर मुझे ये सब इतना बेतुका लगा कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा रिएक्शन दूं। मैंने शी याकियान से इन 6 सालों के बारे में पूछा था। मैं उसका जवाब सुनना चाहता था, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं ये जानना चाहता था कि कमेंट्स क्या कहेंगे। मैं शी याकियान की छोटी लेकिन बहुत सारी जानकारी वाली बातों को सुन रहा था। युआन त्यान के पिछले 6 सालों के बारे में बातें मेरे दिमाग में धीरे धीरे एक पूरी तस्वीर बना रही थी। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही घिसी पिटी और दर्दनाक कहानी थी। वो बहुत महत्वाकांक्षी थी और अपने परिवार की ताकत को अपने हाथ में रखना चाहती थी, लेकिन वो प्यार के जज्बात को भी नहीं छोड़ पा रही थी। इसलिए वो एक तरफ तो मुझे सच्चे प्यार के वादों से फुसलाती रही और दूसरी तरफ अपने मंगेतर के साथ भी रिश्ता बनाए रखा जो उसे फायदा पहुंचा सकता था, जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आ गई और सारी बदनामी मेरे सिर नहीं आ गई। ये कहानी तो बिल्कुल किसी पुराने बकवास रोमांटिक नॉवल जैसी थी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था, क्या मैं सच में इतना बेवकूफ हूँ? ये मेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं है। साला मैं इतना ढक्कन कैसे हो सकता हूँ? ड्रिप की बोतल की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई और आखिरकार मैं उस अस्पताल से बाहर आ सका जहाँ हर तरफ कीटाणुनाशक की बदबू थी। मेरी नज़र उस रोल्स रॉयस गाड़ी पर अटक गई और मेरी आंखें बार बार चमक उठ रही थीं। तुम्हारी ये कार बहुत शानदार है। मेरी उंगलियां कार के चमकदार दरवाजे पर हल्के से फिसलीं। 2,80,00,000। मैंने अचानक अपना सिर घुमाया और कहा कि अगर मैं उस साल उस चालू युआन त्यान नाम की मुसीबत से नहीं मिला होता तो क्या मैं भी अपना बिजनेस शुरू करके बहुत सारा पैसा नहीं कमा लेता और फिर मैं अपनी काबिलियत से एक आलीशान घर और एक लग्जरी कार खरीदता और किसी फीमेल मॉडल को भी अपनी को पायलट सीट पर ऐसे बैठाता जैसे कोई साउथ की फिल्म का हीरो एंट्री मारता है। किसको रखना था? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उसने गुस्से में पूछा। मैं तो फीमेल मॉडल ही रखूंगा। मेरी बेहतरीन जवानी के 6 साल बिना किसी वजह के गायब हो गए। पूरे 6 साल मैंने कभी किसी लड़की का हाथ तक ठीक से नहीं पकड़ा और आंख खुलते ही मैं सीधे तुम्हारे साथ बंध गया। मैं एक फीमेल मॉडल को रखना चाहता हूँ। तो
क्या हुआ? मुझे बस यही चाहिए। वो थोड़ी देर का जो गर्मजोशी भरा माहौल था वो कब का गायब हो चुका था। शी याकियान के सामने मैं फिर से कई साल पुराने वाले बर्ताव पर लौट आया। कार में बैठो, घर चलें। मैं जो चाहूँ कह सकता था बिना किसी परवाह के। मैं जानबूझकर उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया, जैसे मैंने उसे अपना पर्सनल ड्राइवर मान लिया हो। शी याकियान ने मेरे इस बचकाने और जिंदा दिल रूप को देखा और वो पहचानी हुई सी फीलिंग फिर से उसके अंदर उमड़ पड़ी। उसके लाल होंठ अनजाने में ही मुस्कुरा दिए। उसने पीछे का दरवाजा खोला और मुझे अंदर से खींचकर बाहर निकालना चाहा। मैंने शी याकियान का ऐसा बचकाना रूप बहुत कम देखा था, इसलिए मैंने उसके खिंचाव के साथ तालमेल बिठाया। क्या सच में मुझे ड्राइवर समझ लिया है? उसने पूछा। मेरे जैसे यंग मास्टर का ड्राइवर बनने का मौका मिला है तो तुम्हें मन ही मन खुश होना चाहिए, मैंने जवाब दिया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैं को पायलट सीट पर लेटा रहा और शी याकियान जिद्दी और बचकाने तरीके से मुझे खींचती रही। शी के घर के दरवाजे पर इंतजार कर रहे नौकरों ने मैडम और दामाद जी को इतने करीब और मजाक करते हुए कब देखा था? पहले तो वे या तो एक दूसरे को ठंडी नजरों से देखते थे या फिर उनके बीच जोरदार झगड़ा होता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल बदल गया हो। एक मजाक कर रहा था और दूसरी हंस रही थी। लगता है इस युवा जोड़े के रिश्ते पर जमी बर्फ आखिरकार पिघलने लगी है। शी याकियान ने मेरा हाथ पकड़ा और हम गलियारे से होते हुए सीधे मास्टर बेडरूम में चले गए। उसने मुझे बिस्तर पर बैठा दिया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस अनपेक्षित प्यार ने मुझे पल भर के लिए हैरान कर दिया और मेरे मुंह से निकल गया कि तुम में तो काफी बदलाव आ गया है। क्या तुम फिर से ये कहना चाहते हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? भूलना मत कि हम एक ही उम्र के हैं और तुम मुझसे एक हफ्ता बड़े हो। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम मुझे घुमा फिराकर बूढ़ी कह रहे हो? नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया। शी याकियान अलमारी की तरफ मुड़ी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और बोली कि तुम पहले जाकर नहा लो। मेरा दिमाग तुरंत दूसरी तरफ दौड़ गया, यह सोचकर कि नहाने के बाद क्या हो सकता है। हम यहीं सोने वाले हैं? मैंने चौकन्ना होकर पूछा। हाँ, और मैं तुम्हें एक हल्की रस्सी से बांध भी दूंगी ताकि तुम आधी रात को छुपकर भाग न जाओ, उसने कहा। ये तो इल्लीगल कैद है, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगा। ठीक है, बुला लो, हम लीगल पति पत्नी हैं। तुम, मैंने झल्लाते हुए कहा। अगर मैं यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड से कहूंगी कि ये पति पत्नी के बीच का छोटा सा मामला है तो तुम्हें क्या लगता है कि वे इसमें पड़ेंगे? शी याकियान, तुम एक नंबर की चालू इंसान हो, मैंने बोला। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मैंने सिर्फ पजामा पहना हुआ था। न जाने क्यों शी याकियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उठी और सीधे बाथरूम में घुस गई। शायद शर्मा गई होगी पगली। तभी बाहर रखे उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन चमक उठी। प्रेसिडेंट शी बिडिंग प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ गया है। हम जीत गए हैं और युआन कंपनी रेस से बाहर हो गई है। शी याकियान ने नहाने के बाद जल्दी से अपना शरीर पोंछा और बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन बेडरूम खाली था। मेरा कोई अता पता नहीं था। शी याकियान की सांसें रुक गईं। ऐसा लगा जैसे वो अचानक किसी बर्फीली खाई में गिर गई हो। एक हल्की सी कंपकंपी के साथ उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्या साले अचेन ने मुझे फिर से धोखा दिया और मेरी दुनिया से एक बार फिर गायब हो गया? इस मनहूस एहसास ने उसे लगभग डुबो ही दिया। अचेन, कोई है? सब लोग दामाद जी को ढूंढने जाओ, अभी, इसी वक्त, वो पागलों की तरह चिल्लाई। क्लिक की एक हल्की सी आवाज के साथ मैं सीआईडी के दया की तरह दरवाजा तोड़कर नहीं बल्कि आराम से दरवाजे के पीछे से निकला और मेरे चेहरे पर डिस्टर्ब होने की झुंझलाहट साफ दिख रही थी। चिल्लाना बंद करो, मेरी आवाज में गुस्सा था। आधी रात को क्यों भूत की तरह चिल्ला रही हो? क्या तुम लोगों को सोने भी नहीं दोगी? मुझे वहां देखकर शी याकियान की जान में जान आई। उसे इस तरह पागलों की तरह घबराया हुआ देखकर मेरे दिल में अचानक थोड़ा सा गिल्ट महसूस हुआ। जियो चेन, तुम्हें बहुत उछलने का शौक था ना? अब भुगतो, तुम्हारे पैर में मोच आ गई है, अब उछल कर दिखाओ। टाइम ट्रैवल यानी याददाश्त जाने से पहले जब मेरे पैर में मोच आ गई थी तो शी याकियान ही मुझे स्कूल के अस्पताल ले गई थी और रास्ते भर मुझे ताने मारती रही थी। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी और मेरे लहजे में जो कॉन्फिडेंस था उसे देखकर शी याकियान अचानक रुक गई। क्या खाक क्रश करती थी? मेरे साथ वापस कमरे में चलो, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं है, उसने कहा। कमेंट्स फिर से फूट पड़े। मैंने उन बहस करते हुए कमेंट्स पर एक सरसरी निगाह डाली, लेकिन मुझे कोई काम की बात नहीं मिली और मेरा उन्हें गहराई से पढ़ने का मन भी नहीं था। शी याकियान मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके शब्द कोई सलाह नहीं बल्कि एक फरमान थे। खुद चलकर वापस जाओगे या मैं किसी को बुलाकर तुम्हें उठवा कर ले जाऊं? मैं पीछे हटकर दूसरी तरफ देखने लगा और घबराते हुए बोला कि मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। मैं भाग थोड़ी ही रहा हूँ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो तुम सूख कर कैसी हो गई हो। हाँ, मैं बहुत दुबली हो गई हूँ, शी याकियान बोली। मैंने अनजाने में ही उसे और उसके हाथ को देखा। मैंने उसकी आंखों की गहराई में दर्द की एक झलक देखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके शब्द मुझे चुभने के साथ साथ खुद उसे भी घायल कर गए हों। तो फिर तुम मुझे बांधकर क्यों रखना चाहती हो? इसका मेरी खोई हुई याददाश्त से कोई लेना देना है ना? मैंने पूछा। हमारी शादी से पहले तुम उस चालू युआन तियान के पीछे पागल थे। तुमने खुद को आधा इंसान और आधा भूत बना लिया था। शादी के बाद शुरुआत में मैंने तुम्हें आज़ादी दी थी। तुमने उससे पहली बार मिलने के बाद वापस आकर 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया और मुझसे तलाक मांगने लगे। मैं नहीं मानी, लेकिन मैंने तुम्हें उसके पास जाने से भी नहीं रोका। मैंने चुपके से तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स तुम्हारे पीछे लगा दिए। फिर जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो तुम घर के दरवाजे पर रो रहे थे और मुझे बता रहे थे कि युआन त्यान और उसका मंगेतर सगाई करने वाले हैं। जैसे किसी ने तेरा फ्री फायर का अकाउंट हैक कर लिया हो। उसकी वजह से तुम्हें कई बार चोटें भी आईं।
मैं तुम्हें बताना भूल गई कि उसका एक मंगेतर भी है। उसका मंगेतर होने के बावजूद वह तुम्हें भी अपने जाल में फंसाए रखती थी। उसने तुम्हारे जरिए शी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स छीन लिए। वह तुम और मुझसे फायदे लेकर खुद को ताकतवर बना रही थी। उसने तुमसे शादी करने का अपना वादा नहीं निभाया और अपनी सगाई भी नहीं तोड़ी, और तुम उसके लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते रहे। तुमने उल्टी सीधी दवाइयां खाकर खुद को बीमार कर लिया। यहाँ तक कि जब उसके बचपन के दोस्त को ऑर्गन डोनेशन की जरूरत पड़ी तो तू चोमू उसे अपना ऑर्गन देने को भी तैयार हो गया था। साला प्यार में लोग दिल देते हैं। तू चोमू अपनी किडनी निकाल कर ऐसे दे रहा था जैसे मोहल्ले में पुरानी टी शर्ट दान कर रहा हो। शुक्र है कि मैंने तुम्हें रोक लिया और तुम्हें घर में बंद कर दिया, वरना तुम आज सिर्फ इतने दुबले पतले नहीं होते, बल्कि बहुत पहले ही टपक चुके होते। उस दिन के बाद से मैं दिन में किसी को तुम पर नजर रखने के लिए कहती हूँ और रात को तुम्हें अपने साथ बांध कर सुलाती हूँ। भागने के बारे में तो तुम सोचना भी मत। क्या ये मैं हूँ? क्या ये मैं कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ? क्या ये सच में मैं हूँ? मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने खुद का बचाव करना शुरू कर दिया। तो क्या अब मैं वो सब भूल नहीं गया हूँ? तुम्हें डर है कि अगर मुझे अचानक सब याद आ गया तो मैं फिर से मरने मारने पर उतारू हो जाऊंगा? तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। तुम्हें विरोध करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने हार मान ली। इतने सालों तक मुझे न छोड़ने के उसके इस प्यार ने मुझे अंदर से हिला दिया था। ठीक है, मुझे भी खुद को देखकर कोई दिलचस्पी नहीं आ रही है। भले ही शी याकियान की जबान कड़वी थी, लेकिन वो मेरे परिवार की तरह थी जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। शी याकियान मुझे वापस मुख्य बेडरूम में ले आई और बड़ी ही महारत से उसने हम दोनों को एक जंजीर से बांध दिया। उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। वो बिस्तर के दूसरी तरफ सो गई। शी याकियान, ये बिस्तर सच में बहुत आरामदायक है। मैं पूरे दिन बहुत थक गई थी, जल्दी सो जाओ, उसने मुझे आदेश देते हुए कहा। अगली सुबह शांत कमरे में धातु के टकराने की हल्की सी आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। शी याकियान पहले उठी। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं, लेकिन धातु के किनारे की आवाज मेरी चेतना में घुस गई। कितना शोर है! सुबह मेरी कोई क्लास नहीं है। क्या तुम मुझे चैन से सोने नहीं दे सकती? किसी औरत की आवाज? अगर तुम्हें सोना है तो नाश्ता करने के बाद सो जाना। मेरे हॉस्टल में कोई औरत कहाँ से आ गई? तभी मेरी यादों के टुकड़े तेजी से आपस में जुड़ने लगे। मैं किसी गर्म चीज से जलने की तरह झटके से उठ बैठा। तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है। तुम्हें अभी भी याद है कि सुबह तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बिस्तर पर बैठा और गहरी सोच में डूब गया। 6 साल पहले की बातें मुझे कल की तरह याद थी, लेकिन मेरे सामने बैठी इस औरत और मेरे शरीर में जो अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था, वो सब बिना कुछ कहे मुझे बता रहा था कि सच में 6 साल बीत चुके हैं। ये बहुत अजीब था, बहुत ही ज्यादा अजीब। याददाश्त जाने पर इंसान चीजें भूल जाता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मुझे बहुत पुरानी बातें बिल्कुल साफ साफ याद हों और बीच के वो लंबे 6 साल मेरी यादों से बिल्कुल गायब हो जाएं। मेरे दिमाग में एक और भी अजीब और साइंस फिक्शन वाला ख्याल अनकंट्रोल होकर आने लगा कि क्या सच में मैंने टाइम ट्रैवल किया है? नीचे आकर नाश्ता कर लो, आज थोड़ा कम खाना, कहीं कल की तरह ज्यादा खाकर फिर से अस्पताल न पहुंच जाना। मैंने बस कहा और उसकी पतली सी परछाई को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। मैं झटके से पीछे की तरफ गिरा, रजाई खींची और अपना सिर ढक लिया। उस अंधेरे में मैं कांपने लगा। मैंने तुरंत रजाई हटाई और अपनी तेज नजरों से उस खाली कमरे को घूरने लगा। कौन? कमरे में कौन है? तभी एक आवाज आई कि नमस्ते जियो चेन, मैं कमरे में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ। दिमाग के अंदर? क्या मैं मतिभ्रम का शिकार हूँ? क्या ये सिजोफ्रेनिया की शुरुआत है? मुझे लगा साला किसी ने मेरे भेजे पर कबाड़ वाला वायरस लोड कर दिया है। मैं अब और शांत नहीं रह सका। मैंने रजाई फेंकी, बिस्तर से कूदा और नंगे पैर कमरे से बाहर भागने लगा। मैं अपना सिर पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे दौड़ रहा था। उस अजीब सी आवाज को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रही शी याकियान ने मेरी वो डरी हुई चीख सुनी। उसने तुरंत अपने बर्तन छोड़े और सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। वो कुछ ही सीढ़ियां चढ़ी थीं कि हम दोनों एक दूसरे से जोर से टकरा गए। मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने कहा कि वो मेरे दिमाग में है। शी याकियान, क्या सच में मेरे दिमाग में कोई दिक्कत हो गई है? सिजोफ्रेनिया, या क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? उसकी नजरें तेजी से मेरे पीले पड़े चेहरे पर घूम रही थीं। मैंने किसी डूबते हुए इंसान की तरह उसे कसकर पकड़ लिया और बहुत तेजी से बोलने लगा। मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी। शी याकियान ने बस अपनी भौहें सिकोड़ी और उलझन भरी नजरों से मुझे देखने लगी। मेरा बोलना अचानक रुक गया। साला मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ और तुम मुझे बहरी कह रहे हो? मैंने अभी इतना सब कुछ कहा और तुमने एक भी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि तुम बहरी हो गई हो और तुम्हारे कान तो बहुत तेज हैं। तुमने अभी सच में अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली। तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं और अब तुम्हारे बोलने की क्षमता भी जा रही है। चलो हम अभी अस्पताल चलते हैं। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, है ना? तभी वो आवाज फिर गूंजी कि होश डरो मत, मैं कोई पागल नहीं हूँ और तुम्हें सिजोफ्रेनिया भी नहीं हुआ है। मैं सिस्टम 137 हूँ। सिस्टम 137? मेरी उलझी हुई सोच इस नए और अजीब से शब्द को सुनकर एक नई दिशा में चली गई। हाँ, होस्ट। सिस्टम 137 की आवाज़ एकदम शांत और बिना किसी भावना के थी। मुझे माफ़ करना, मुझे कल ही तुमसे मिलना चाहिए था, लेकिन हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई थी, इसलिए मैं अब तुमसे जुड़ पाया हूँ। इसके अलावा तुम दूसरों के सामने मेरी मौजूदगी के बारे में सीधे तौर पर कोई बात नहीं कर सकते। इससे जुड़ी हर बात को अपने आप म्यूट कर दिया जाएगा। हम सीधे तुम्हारे दिमाग में बात कर सकते हैं। ये सुरक्षित भी है और बाहर के लोग तुम्हें दिमागी रूप से बीमार भी नहीं समझेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तो इसका मतलब शी याकियान बहरी नहीं हुई थी? मेरे वो शब्द म्यूट हो गए थे? मुझे सब समझ आ गया। 137, क्या ये तुम्हारे फ़ोन का आखिरी नंबर है?
मेरा तना हुआ दिमाग जादुई तरीके से शांत हो गया और मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो गई। मैंने अपने दिमाग में ही बड़बड़ाया कि क्या इसमें इमोजी भी होते हैं। सिस्टम 137 एक पल के लिए चुप रहा और फिर अचानक एक स्माइली इमोजी सीधे मेरे दिमाग में छप गई। मैं हैरानी से अपनी आंखें फाड़े रह गया और सच में चीखने ही वाला था। जियो चेन, जियो चेन। कल तुम्हारी याददाश्त चली गई, आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आवाज भी चली गई और तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं और अब तुम हवा में घूर रहे हो और अजीब अजीब एक्सप्रेशन दे रहे हो। तुम्हारी ये सारी बीमारियां एक साथ मिल रही हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो मेरे चेहरे पर तेजी से बदलते भावों को देखकर परेशान हो रही थी। क्या तुम ठीक हो? हमें अभी अस्पताल जाना चाहिए। मैं पूरी तरह से होश में आ गया। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे सुबह उठने में थोड़ी परेशानी हो रही थी और मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने अपने हाथ हिलाए और कहा कि चलो नाश्ता करते हैं, मुझे भूख लगी है। शी याकियान को मेरी बातों पर आधा यकीन था और आधा शक। नाश्ता करने के बाद उसके ऑफिस जाने से पहले उसने फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया। जब फैमिली डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहा था तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी रोता हुआ अंदर आया और बोला कि दामाद जी प्लीज मेरी तरफ से मैडम से थोड़ी बात कर लीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं जिसका मानसिक स्तर अभी सिर्फ 20 साल के लड़के जितना था, मैंने किसी बड़े बुजुर्ग को अपने सामने घुटने टेकते हुए कभी नहीं देखा था। मैंने जल्दी से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा कि आप पहले उठिए, आराम से बात कीजिए। दामाद जी, मेरी 14 गर्लफ्रेंड है, मैं उनका पालन पोषण कैसे करूंगा? अगर मेरी पगार रुक गई तो मेरी 14 के 14 आइटम मुझे छोड़कर भाग जाएंगी। मेरे तो 14 के 14 रिचार्ज पेंडिंग पड़े हैं। प्लीज दामाद जी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, गंगू काका ने रोते रोते कहा। अब तुम सोच रहे होगे कि इस रोमियो की पोल कैसे खुली, तो सुनो साले का पोपट कैसे हुआ। कल जो मेरा नया झक्कास डब्बा आया था उसका नंबर घर में सिर्फ 2 ही लोगों को पता था, एक मेरी बीवी को और दूसरा इस गंगू काका को। अब ये बुढ़ा अपनी 14 गर्लफ्रेंड्स को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग जानू और मेला बाबू थाना थाया भेजने में इतना बिजी रहता था कि साले का दिमाग घुटने में जाकर जाम हो गया था। इसने उस चालू औरत युवान को मेरा नया नंबर और कंपनी के करोड़ों के टेंडर की फाइल भेजने के लिए व्हाट्सएप खोला। लेकिन साला जल्दी जल्दी में ऐसा कंफ्यूज हुआ कि इसने वो मैसेज युवान की जगह सीधा मेरी लेडी डॉन बीवी शी याकियान को सेंड मार दिया और साथ में साले ने एक भयंकर छपरी कैप्शन भी चिपका दिया कि ये लो युवान मैडम, दामाद जी का नया नंबर और कंपनी के टेंडर की फाइल। अब जल्दी से मेरा कमीशन पेटीएम कर दो। मेरी 14वीं गर्लफ्रेंड का 84 दिन वाला रिचार्ज खत्म हो गया है। कसम से भाई, जैसे ही मेरी बीवी ने वो मैसेज देखा उसका पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। साले ने खुद अपनी बॉस को ही कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर दिए। मतलब आ बैल मुझे मार नहीं, साले ने सीधा डायनासोर मुझे कुचल वाला काम कर दिया था। बस फिर क्या था, बाउंसर्स ने इसका फोन चेक किया तो युवान के साथ इसकी पूरी कुंडली बाहर आ गई। तभी तो साले की भयंकर फट गई थी और वो रोता हुआ सीधा मेरे पैरों में गिरकर अपनी 14 गर्लफ्रेंड्स का रोना रो रहा था। जब मैंने सुना कि इस आदमी ने क्या किया है तो मेरी सारी हमदर्दी खत्म हो गई। मैं भड़क कर बोला कि अबे वो 14 गर्लफ्रेंड वाले गंगू काका, चल अब पहली फुर्सत में निकल यहाँ से साले गद्दार। जो इंसान 14 नावों में पैर रख सकता है उसे घर में रखना तो साला एटम बम पालने जैसा है। ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम आज शी याकियान को धोखा दे सकते हो तो कल किसी और को भी धोखा दे सकते हो। आज तुम खबर दे रहे हो तो कल शायद किसी की जान भी ले लो। शी परिवार तुम्हारे जैसे इंसान को नौकरी पर नहीं रख सकता। मैं मार्केट रेट के हिसाब से तुम्हारी सैलरी का हिसाब कर दूंगी। अगर तुमने अब और तमाशा किया तो मैं पुलिस केस कर दूंगी, शी याकियान ने साफ कह दिया। गंगू काका की ये सुनते ही भयंकर फट गई। साले का रो रो कर ऐसा पोपट हुआ कि वो अपनी 14 गर्लफ्रेंड्स का नाम जपता हुआ और सुबकता हुआ बाहर खिसक लिया। पिछले कुछ सालों में ये मेरा सबसे खुशी का दिन था। काश अचेन की याददाश्त जाने का ये नाटक थोड़ा और लंबा चले, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी भागने नहीं दूंगी। अचेन, ऐसा लग रहा है जैसे सच में सब भूल गया है, तो फिर कभी कुछ याद मत करना, हमेशा मेरे पास रहना, अपनी मर्जी से मेरे पास रहना। शी याकियान मन ही मन मुस्कुराई। मैं वापस बेडरूम में गया, लेट गया और अपने दिमाग में सिस्टम से बात करने लगा। क्या तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे? क्या तुम इस रोबोटिक आवाज को बदल सकते हो? कोई भी सुनेगा तो यही सोचेगा कि जोमेटो का फूड डिलीवरी वाला आया है या कस्टमर केयर वाला जो लोन बेचता है। कम से कम रोबोट की तरह तो बात मत करो। हाँ बिल्कुल, आप मुझे क्या बुलाना पसंद करेंगे? मुझे आप मत कहो, मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत जवान हूँ। क्या तुम बात करने के अपने इस तरीके को थोड़ा बदल सकते हो? ये बहुत शांत और ठंडा सा है। ठीक है, सब कुछ बदला जा सकता है। आपको ये एक्टिव और फ्रेंडली स्टाइल कैसा लगा? हाँ ये ठीक है। कम से कम रोबोट की तरह तो बात मत करो, वरना मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। जहाँ तक नाम की बात है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या फंक्शन है। अगर बुढ़ापे में गंगू काका की 14 गर्लफ्रेंड्स वाला ये राज सुनकर तुम्हारे तोते उड़ गए हैं तो बिना 1 सेकंड गंवाए इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर मारो अपने उन नल्ले और सिंगल दोस्तों को, ताकि साला उनकी भी भयंकर जले कि यहाँ उनका एक जुगाड़ नहीं हो रहा और काका फुल भौकाल काट रहे हैं। दबा के शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब ठोको और कमेंट में बताओ कि तुम्हें काका की ये निंजा टेक्निक सीखनी है या नहीं। जल्दी बताओ, तुम्हारा भाई सारे कमेंट पढ़ेगा।